Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our test series. All these tests have been taken from your previous year question papers. जितने भी पिछले पेपर्स हुए हैं उनमें से ये सारे के सारे टेस्ट उठाए गए हैं। यहाँ पर ये फुल लेंथ टेस्ट है बेटा। फुल लेंथ में भी अलग अलग हिसाब से आया हुआ है। किसी के अंदर क्लोज टेस्ट है, किसी के अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, तो ये वैरायटी आएगी। हमने शुरू कहाँ से किया है? हमने शुरू किया है ये आपके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले साधारण की तरफ से चलते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है बेटे। पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है। भिड़ते ही आपको दिया गया है बेटे कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ। अब इस कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो कॉम्प्रीहेंशन कहते किसको हैं आप? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? इस शब्द की उत्पत्ति कॉम्प्रीहेंड से हुई है और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड व्हाट? दैट इज सैड और अनसैड। सो थॉरो और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन। किसी भी चीज़ की पूरी विषय वस्तु को समझना, चाहे वो व्यक्त है या अव्यक्त है, उसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। और ये पढ़ने के बाद हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए शुरू करते हैं इसको। वाइल का प्रयोग जब किया जाता है तो के दौरान वाली सेंस में होते हैं। तो बेटे ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज हैपनिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई बार हम इसका प्रयोग कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए भी करते हैं। यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू थिंग्स, जब दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट की बात की जाती है वहाँ पर भी किया जाता है। तो बेटे यहाँ पर ये विरोधाभास के लिए आया है, कॉन्ट्रास्ट के लिए आया है, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ऑपोजिट सिचुएशन को बताने के लिए आया है। दिस मे नॉट बी ए डिफिकल्ट टास्क, ये कठिन कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, कहाँ पर? इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में। कहने का मतलब क्या है? शहरी क्षेत्रों में यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। कौन सा कार्य? वो अभी देखना है हमें। ठीक है, फिर कहता है वेयर द मूवमेंट इज कंसंट्रेटेड, जहाँ पर जो ये गतिविधियाँ होती हैं, जो ये आंदोलन होता है, जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं? सेंट्रलाइज्ड होती हैं, फोकस्ड होती हैं। कहने का मतलब है शहरी क्षेत्रों में यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो वहीं पर केंद्रित होती हैं, शहरी क्षेत्रों में ही। ग्रामीण परिवेश के अंदर फैसिलिटीज़ की कमी पाई जाती है। वहाँ पर जाते जाते चीज़ें मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं, हाशिए पर टिकी होती हैं, लेकिन शहरों में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। तो उसकी चर्चा कर रहा है। फिर कहता है बेटे is concentrated at present, taking it to the vast rural hinterland। hinterland किसे कहते हैं बेटा? hinterland का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है दूर दराज का, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए hinterland का प्रयोग करते हैं। यू कैन सिंपली से द एरियाज ऑफ ए कंट्री दैट आर अवे फ्रॉम द कोस्ट, फ्रॉम द बैंक्स ऑफ ए लार्ज रिवर और फ्रॉम द मेन सिटीज़, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? उसके लिए hinterland का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कंसंट्रेटेड एट प्रेजेंट, वर्तमान में वो वहीं पर केंद्रित हैं। टेकिंग इट टू द वास्ट रूरल हिंटरलैंड, अगर हम इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं बेटे? हिंटरलैंड की तरफ, अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। कॉल्स फॉर ए मल्टीमीडिया अप्रोच, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए बहुआयामी, बहुमाध्यमी अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए जो इसको वहाँ तक पहुँचा सके। तो कहने का मतलब ये है, इसे विशाल ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना एक बहुआयामी या फिर बहुमाध्यमिक दृष्टिकोण की मांग करता है। फिर कहता है इन विच, जिसके तहत, जिसके अंदर क्या आता है? रेडियो एंड टेलीविजन हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले, जिसके अंदर आपका रेडियो और टेलीविजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ये मीडिया के साधन हैं और ये जल्दी से उन चीज़ों का प्रचार प्रसार कहाँ करेंगे? आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी करेंगे। फिर आगे क्या कहता है बेटे? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 500 ऑड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ये 500 ऑड कंज्यूमर क्या चीज़ है इसे भी देख लेंगे। देश में लगभग 500 उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी की बात की गई है। कहता है
the involvement of the 500 odd consumer organizations in the country in publicizing the concept of fair trade practices। जो हमारा व्यापार है उसके अंदर जितनी भी सही तरीके से व्यापार की पद्धति की बात की जाती है बेटे, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? 500 ट्रेड क्या आया था, ट्रेड प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है यहाँ पर। अब इसे भी देखेंगे बेटा, देश में मौजूद 500 यानी 500 उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी उचित व्यापार प्रथाओं की अवधारणा और उनके उल्लंघन के खिलाफ उपलब्ध उपायों को प्रचारित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर वही चर्चा की गई है, क्या कहता है? ऑड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री इन पब्लिसाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट दियर वायलेशन। और अगर उनका वायलेशन करते हैं, उनकी डिसओबीडियंस करते हैं, डिफेंस करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो फिर क्या है बेटा, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करने के लिए तौर तरीकों भी चाहिए। उसके खिलाफ एक डिसिप्लिन तैयार करना पड़ेगा ताकि कोई भी अगर उसमें कोताही बरतता है तो उसको सजा दी जा सके और सारी चीज़ों को ट्रैक पर लाया जा सके। ये बात की जा रही है। कहता है बेटे, ऑड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री इन पब्लिसाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इनको पब्लिसाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ऑड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की। एंड द रेमेडीज़ अवेलेबल, और इसके लिए हमारे पास इसके विरुद्ध क्या होना चाहिए? इसका इलाज भी होना चाहिए, ऐसे समाधान होने चाहिए जो इसका उल्लंघन करेंगे उनको क्या किया जा सके? ठीक किया जा सके। विल प्रूव रिवार्डिंग, वो कैसे साबित होंगे? वो अपने आप में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अपने आप में वो क्या होगा? एक रिवार्ड होगा इसका। इफ़ द मैसेज इज कन्वेड थ्रू, यदि मैसेज को कैसे कन्वे किया जाता है? थ्रू विलेज बॉडीज़। आगे क्या कहता है? थ्रू विलेज बॉडीज़। अगर हमारे इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को ग्राम पंचायतों के माध्यम से पहुंचाया जाए तो बेटा ये पूर्ण रूप से क्या हो सकता है? इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने बात की थी हमारे शहरी क्षेत्रों की। यहाँ कार्य कठिन नहीं हो सकता। क्यों कठिन नहीं हो सकता? क्योंकि वर्तमान में जितनी भी गतिविधियाँ हैं वहीं पर तो सेंट्रलाइज्ड की गई हैं, फोकस्ड की गई हैं, लेकिन इसे विशाल ग्रामीणों क्षेत्रों तक पहुँचाना एक मल्टीमीडिया यानी बहुआयामी माध्यम या दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न क्या करते हैं बेटे? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर क्या कहा था? देश में मौजूद लगभग 500 उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी उचित व्यापार प्रथाओं की अवधारणा और उनके उल्लंघन के खिलाफ उपलब्ध उपायों को प्रचारित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। विशेष रूप से कब से? जब यह संदेश ग्राम पंचायतों के माध्यम से पहुंचाया जाए। ये बात यहाँ पर की गई है। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहता है? गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, सरकारों के क्या बेटा? सरकार के प्रयास, ठीक है, हमारी सरकार के प्रयास। फिर कहता है रिमेन कन्फाइंड एट बेस्ट, वो क्या होते हैं? वो सर्वोत्तम हो सकते हैं, अधिकतर बुनियादी ढांचे की स्थापना तक ही सीमित हैं। वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट्स एफर्ट्स रिमेन कन्फाइंड, वो कहाँ हैं? सीमित हैं। एट द बेस्ट टू सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर द फॉर्मल लॉन्च एट द मोमेंट विद द एनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब कभी भी हम कोई भी स्कीम वगैरह लेकर आते हैं, कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ हमारी सरकार कहाँ तक है? बुनियादी ढांचे तक ही रखती हैं, वहाँ स्थापित करके उसे भूल जाती हैं। उसके बाद उसके साथ सौतेला व्यवहार शुरू होता है। तो उसके बारे में चर्चा करता है कि गवर्नमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं, सरकार के जो प्रयास हैं, अधिकतर बुनियादी ढांचे की स्थापना तक ही सीमित हैं। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की जाए अगर, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिनियमित होने के साथ आंदोलन की औपचारिक शुरुआत के बाद शुरू हुए हैं। और कहता है द माउंटिंग बैकलॉग ऑफ केसेस। अब यहाँ माउंटिंग का मतलब है जो ऊपर बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए जो शिकायतें हमारे न्यायालयों आदि में बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे केसेस की पेंडेंसीज पड़ी रहती हैं। अब उन पेंडेंसीज की चर्चा की जा रही है। कहता है द माउंटिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, जो हमारे केसेस पीछे बकाया हैं इन कंज्यूमर कोर्ट्स पॉइंट्स टू द नीड फॉर टॉनिंग अप द डिस्ट्रिक्ट लेवल रिड्रेसल मशीनरी। जो हमारी इससे निवारण की मशीनरी है उसकी बात करता है बेटे। उसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है? उसके साथ टॉन अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहने का मतलब ये है उपभोक्ता न्यायालयों में बढ़ती
मामलों की संख्या यह दर्शाती है कि जिला स्तर की जो शिकायत निवारण प्रणाली है हमारी, उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है, उसको सुचारू रूप से लागू करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी खामियां निकल आती हैं कई बार। फिर कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट इज द क्रिएशन ऑफ ए कल्चर। इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है इस आंदोलन का कि ऐसी उपभोक्ता संस्कृति विकसित करना है जिसमें, कहता है, क्रिएशन ऑफ कल्चर दैट डिनाइज प्लेस इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली। अब यहाँ पर कल्चर दैट डिनाइज प्लेस, जो कि वर्जित करता है किसको? बाजार के अंदर उनके स्थान को। कौन से? उन उत्पादों के स्थान को दैट आर नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली, जो हमारे ग्राहक की, उपभोक्ता के हित में नहीं हैं। तो उपभोक्ता के हित में जो चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, उत्पाद, उनको यहाँ से डिनाई किया जाए, उनको यहाँ से निकाल फेंका जाए। कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ऐसे उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करना है जिसमें बाजार में उन उत्पादों के लिए कोई जगह ना हो जो उपभोक्ता के हित में ना हो। फिर कहता है बेटे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ कंज्यूमर बॉडीज टेक ओवर दैट वॉच डॉग रोल। ये वॉच डॉग क्या है? वॉच डॉग का मतलब होता है, जैसे कुत्ते को किस रूप में देखा गया है? अपनी निगरानी वाले रूप में, पूरी सतर्कता यानी विजिलिटी बरतने वाली सेंस में, ऑल आइज वाली सेंस में। सॉरी, दिस इज पॉसिबल, ये संभव है। कब संभव है? तभी संभव है जब उपभोक्ता संगठन वह निगरानी भूमिका निभाए जो अब तक सरकारें निभाती रही हैं। कहता है कंज्यूमर बॉडीज टेक ओवर दैट वॉच डॉग रोल परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टिल नाउ। अब तक जो सरकारें निभाती आई हैं उसको कौन करे बेटा? जो ये हमारी कंज्यूमर बॉडीज हैं, ये उनको अपने हाथों में ले लें। फिर कहता है एंड एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट टू सी दैट द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन आर नॉट रीप्ड बाय ट्रेडर्स अलोन। और इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि उदारीकरण की इस नीति के तहत लाभ केवल व्यापारियों को ही ना मिले, जो आम जन हैं उनको भी तो लाभ की उम्मीद है। यानी समाज को पूरी तरह से एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट पे लेकर आने की बात की जा रही है। किसमें? बिजनेस के तहत। यहाँ क्या कहा गया था? यहाँ कहा गया था कि ये जो चीज़ें हैं ये तभी संभव हैं जब उपभोक्ता संगठन वह निगरानी भूमिका निभाए जो अब तक सरकारें निभाती रही हैं, और बाजार पर सामाजिक नियंत्रण रखें ताकि उदारीकरण के लाभ केवल व्यापारियों तक ही सीमित ना रहें, आम जन भी उनका फायदा उठा सके। फिर कहता है बट द प्ली टू इंडस्ट्री to exercise self-regulation and maintain minimum standards of quality and devise appropriate pricing is bound to go unheeded unless strict measures are taken to ensure compliance। बड़ी अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करके यहाँ पर क्या कह रहा है? इसमें जो उद्योग जगत है बेटे, उसमें आत्म नियंत्रण की अपील करने की बात की जाए तो बेटे उसमें गुणवत्ता के जो न्यूनतम मानक हैं बनाए रखने की बात कर रहा है, और उचित मूल्य निर्धारण अपनाने की बात कर रहा है। और वो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इसकी आज्ञा पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम ना उठाए जाएं, तब तक ये हो नहीं सकता। तो इसमें एक ही बात बोली गई है, कहता है बट द प्ली to industry to exercise self-regulation and maintain minimum standards of quality and devise appropriate pricing is bound to go unheeded unless strict measures are taken to ensure compliance। प्ली किसके लिए आता है बेटे? प्ली, प्लीड करने वाली सेंस में, प्लीडर, वकील, इसी से बना है। ये याचिका के लिए यूज किया जाता है। एन अर्जेंट इमोशनल अपील दैट इज रिक्वेस्ट और अपील इज नोन एज प्ली। फिर कहता है टू इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के प्रति जो हमारी याचना है, टू एक्सरसाइज सेल्फ रेगुलेशन, जो कि अपने स्व संचालित तरीके से लागू हो जाए, एंड मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, जो इसकी गुणवत्ता के मिनिमम मानक रखे, एंड डिवाइज अप्रोप्रिएट प्राइसिंग इज बाउंड टू गो, और यहाँ पर उसके लिए जो एक सुनिश्चित, एक उचित सी कीमत रखी जाए, अनहीडेड, बगैर ध्यान दिए हुए,
अनलेस मतलब यदि नहीं, वो जब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि स्ट्रिक्ट मेजर्स आर टेकन टू एंश्योर कंप्लायंस, जब तक हम इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाते हैं इन्हें लागू करने के लिए। कहने का मतलब ये था, लेकिन उद्योग जगत से आत्म नियंत्रण की अपील करना, गुणवत्ता के न्यूनतम मानक बनाए रखना और उचित मूल्य निर्धारण को अपनाना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम ना उठाए जाएं। ये कहने की बात की गई है। अब इसके प्रश्नों के उत्तरों पर आ जाते हैं। स्प्रेडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट टू द रूरल एरियाज नीड्स। बेटे अगर फैलाना चाहते हैं किसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट, जो ग्राहक का क्या है, सुरक्षा आंदोलन है, गतिविधि है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए उसने ज़रूरत बताई थी कि हमारे पास मल्टीमीडिया होना चाहिए। मल्टीमीडिया के माध्यम से हम गांव में, दूर दराज के इलाकों में क्रांति ला सकते हैं। वे लोग इस चीज़ को देख कर क्या होंगे, जागृत हो जाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड आया था, एक फ्रेज आया था, कॉल फॉर का मतलब डिमांड, कॉल फॉर अ मल्टी मीडिया अप्रोच in which radio and television have a crucial role to play। कुछ ऐसा हमारे पास आया हुआ था। अब यहाँ पर कहता है ए मल्टीमीडिया अप्रोच, बेटे हो सकता है। ऑफिशियल पैट्रोनेज, बेटे पैट्रोनेज क्या होता है, जो संरक्षण दिया जाता है, आधिकारिक तौर पर किसी को कोई सपोर्ट देना, विशेष रूप से जो फाइनेंशियल आदि है तो उसको क्या कहते हैं, पैट्रोनेज बोलते हैं। द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल दैट इज गिवन टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए पैट्रन, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पैट्रोनेज का प्रयोग करते हैं। फिर कहता है ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। मैसेज टू बी कन्वेड बाय विलेज बॉडीज, बेटे विलेज बॉडीज मैसेज कैसे कन्वे करेंगी, उनके पास तो साधन है ही नहीं। उनके वे अगर इस चीज़ को लेने की कोशिश करेंगे तो ये तो गति बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी। उनके पास ना तो वो माध्यम है जिनकी सहायता से हम शहर को टक्कर दे सकें, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टू कैनवस दिस, अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इसका प्रचार करे। कैनवस का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। जैसे आपकी कन्वेसिंग होती है, कैनवैसिंग मतलब जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी व्यक्ति को, खास तौर पे इलेक्शन आदि में, वो जो प्रचार किया जाता है ड्रम अप करने वाली सेंस में, सपोर्ट टू ट्राई टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज कैनवस। ये तो गलत हो जाएगा, हमारा ये गलत हो गया। हमारा मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, ए मल्टीमीडिया अप्रोच, और ये अप्रोच क्या करेगी, इसकी कन्वेसिंग कर देगी। द फर्स्ट, सबसे पहली नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़, जो नेशनल कन्वेंशन हुई थी बेटे, जो हमारा यहाँ पर कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राष्ट्रीय एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो क्या करती है, हैज़ स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, उसने जागरूकता फैलाई है बेटे। किस चीज़ में जागरूकता फैलाई है, कंज्यूमर राइट्स के लिए, बेटे हो भी सकता है। गिवन इट ए मोमेंटम, उसने इसको एक मोमेंटम दिया है। अब वो थी, उसने क्या था, एक मशाल को प्रज्वलित करके छोड़ दिया था, ये भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, उसके फॉर्मली लॉन्च होने के बाद से क्या हुआ है, जो इनेक्टमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का या इससे संबंधित प्रयासों का, वो लोगों के संज्ञान में आ गया है, लोग उसके बारे में परिचित हुए, हो सकता है। इससे बेटर ये है, स्पेसिफाइड इन रिलीफ ओपन टू कंज्यूमर, स्पेसिफाइड इन रिलीफ ओपन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए क्या है, वो विशेष रूप से क्या देगा, उसको राहत उपलब्ध कराएगा, ये कहीं पे दिया नहीं गया है, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कहता है बेटे हाईलाइटेड द एरियाज फॉर स्पेशल अटेंशन, उसने हाईलाइट किया है कुछ पर्टिकुलर एरियाज को, किसके लिए, कि उनकी तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। नंबर 1 पर ये आ जाएगा, ये नहीं होता तो नंबर 2 पर हम इसका चयन कर लेते, गिवन इट ए मोमेंटम, और ये नहीं होता तो तीसरे पे ए पर जाते। फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय, अब गवर्नमेंट ने बेटे इसको क्या कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, क्या कहने की कोशिश की गई है कि जो सरकार है उसने कंट्रीब्यूट किया है, यानी सहभागी बनाया है, सहयोग किया है टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट है उसको किसके द्वारा, ठीक है, बाय
एनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बेटे एनेक्टमेंट तो केवल लागू करने से संबंधित हो जाएगा, लागू करना काफ़ी नहीं है। फिर कहता है सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, बेटे ये हो सकता है हमारा, ठीक है। और पहला जो था हमारा वो भी हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। फिर कहता है टोनिंग अप ए डिस्ट्रिक्ट लेवल रिड्रेसल मशीनरी, ये टोनिंग अप की बात आई थी बेटे, इसमें क्या बात आई थी, इसने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम एक ऐसी चीज़ की धारणा लेकर चले जो इसको पैच अप करती हो, मैच करती हो, वो कि एक ऐसी मशीनरी तैयार की जाए, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो हमारी जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको ख़त्म करे। तो ये नंबर 3 की तरफ जाता है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 आए हुए हैं, एक तो एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला आया हुआ है, दूसरा सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर आया हुआ है, तीसरा है बेटे, तीसरा हमने छोड़ दिया क्लियरिंग द बैकलॉग केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट। बेटे ये कहीं पे पैराग्राफ में नहीं दिया गया इस तरीके से कि ये पूर्ण रूप से निवारण की बात करेगा। हालांकि इसने कहा था कि हमारे पास जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर क्लियरिंग वाले को। हम किसको लेकर चलेंगे, या तो एनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या लेकर चलेंगे बाय सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम नंबर 1 पे इसको रखें या इसको रखें, ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है। जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं स्टार्ट किए गए थे विद द एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच फॉर्मली लॉन्च द मूवमेंट, उसकी बात की गई थी। अगर उस चीज़ को देखें तो हमारा पलड़ा कहाँ झुकता है, एक ही तरफ, तो हम कहाँ चले जाएंगे, इसमें ये नहीं होता तो नंबर 2 पर कहाँ जाते, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। रोल ऑफ कंज्यूमर बॉडीज इज, बेटे जो कंज्यूमर बॉडीज हैं उनका रोल क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कंज्यूमर बॉडीज होती हैं वे वॉचडॉग रोल की बात कर रहे थे, यहाँ पर निगरानी रखने की बात की गई थी, और जो सोशल कंट्रोल है उसकी बात की गई थी मार्केट के ऊपर। तो वहाँ पर किसकी बात आई थी, आपके कंज्यूमर बॉडीज की बात आई थी। कहता है बेटे रोल ऑफ कंज्यूमर बॉडीज इज टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट, बेटे हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, भिड़ते ही यही बात आई थी। टू फंक्शन एज ए वॉचडॉग, बेटे ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल आ गया तो ये तो नंबर 2 पे चला गया। टू मेक ए प्ली टू इंडस्ट्री टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, बेटा ये भी इसके बाद आ जाएगा। टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, बेटे ये सारे के सारे क्या हैं, गिवन थे, लेकिन कंज्यूमर बॉडीज के लिए क्या दिया गया था कि वो इसको लेकर चले, तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए ऑप्शन आ जाएगा, टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट, ये बन जाएगा। फिर कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रपोजेस टू गिव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये किस चीज़ के ऊपर प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा था, जब हमारी क्या आई थी बेटे, चीटिंग करने की बात आई थी, जो सब स्टैंडर्ड गुड्स की बात आई थी, नॉन स्टैंडर्ड वाले गुड्स की बात आई थी, उनके लिए चीट करने वाली सेंस में यूज़ किया गया था, वहाँ पर बोला गया था। अब यहाँ पर कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रपोजेस टू गिव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट चीटिंग बाय सेलिंग सब स्टैंडर्ड गुड्स, बेटे ये हो सकता है। हाईली प्राइस सब स्टैंडर्ड गुड्स, बेटे ये गलत हो जाएगा। डिनायल ऑफ रिलीफ इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, बेटे ये तो सिर्फ समाधान की नजरिए से हो सकता है, गलत हो गया हमारा। इससे बेटर ये था नोट गेटिंग वंस मनी इज वर्थ, बेटे अगर ये ना दिया गया होता तो नंबर 2 पे हम इसको लेकर आते, इसके बाद हम इसकी तरफ चलते। अब हमारा क्या आ जाएगा, चीटिंग बाय आपका सेलिंग सब स्टैंडर्ड गुड्स। फिर से एक पैराग्राफ दे दिया गया है बेटे, धूम्रपान के ऊपर स्मोकिंग लिखा हुआ है। अब इसे भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को, जैसे अभी तक समझा है उसी अंदाज में। कहता है स्मोकिंग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, बेटे पूरे के पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो धूम्रपान दुनिया भर में मृत्यु का सबसे बड़ा रोका जाने योग्य कारण है, ठीक है। यहाँ पर आया प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट किया जा सकता है, सबसे बड़ा रोके जाने वाला कारण है किसका, आपके स्मोकिंग। डेथ जो हो रही हैं यानी मॉर्टेलिटीज जो हो रही हैं कहाँ पर, पूरे विश्व के अंदर, उसके लिए। इट इज़ किलिंग अबाउट 2200 पीपल इन इंडिया एवरी डे,
हर रोज ये लगभग 2200 लोगों को मार रहा है बेटा। दैट मीन्स 1 एवरी 40 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हर 40 सेकंड में एक आदमी। यह भारत में लगभग 2200 लोगों की जान ले रहा है, यानी हर 40 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित कर रहा है। फिर आगे क्या कहता है बेटे, इट इज अलार्मिंग दैट, यह चौंकाने वाला है, यह बड़ा चिंताजनक है, चिंता का विषय है कि इट इज अलार्मिंग दैट इन स्पाइट ऑफ दिस स्मोकिंग, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, कि हमारा जो युवा है भारत का, उनके अंदर इसकी तलब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, यह चिंताजनक है कि इसके बावजूद भारत के युवाओं के में धूम्रपान की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। फिर कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी, हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसके एक अध्ययन के अनुसार, उसके एक सर्वे के अनुसार क्या कहता है, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप। अब बेटे हमारा इंडिया, इंडोनेशिया और जो चाइना है, भारत, इंडोनेशिया और चीन ही दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर धूम्रपान की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। फिर कहता है, इट इज़ इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन सिटीज़ बट ऑल्सो इन टाउन्स एंड विलेजेस। ये ना सिर्फ आपके शहरी क्षेत्रों में बल्कि ये आपके कस्बों में और गाँव में भी लगातार बढ़ रही है। इसका प्रभाव केवल आपके शहरों में ही देखने को नहीं मिलता है, आजकल हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। आगे कहता है बेटे, हायर एजुकेशन ग्रुप्स आर ऑल्सो टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रेडिली। बेटे जो हायर एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त जितने भी हमारे समूह हैं या व्यक्ति हैं, उनमें भी धूम्रपान की प्रवृत्ति अधिक होती जा रही है। फिर कहता है, सिंस स्मोकिंग इंजॉयज सोशल एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, चूंकि धूम्रपान को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। कहता है, सिंस स्मोकिंग एंजॉयज सोशल एक्सेप्टेंस इट इज इजी टू गेट सिगरेट्स। इसीलिए क्या है, इसीलिए सिगरेट्स आदि यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि आसानी से उपलब्ध हो जाता है उन लोगों को। ठीक है, फिर कहता है, व्हाट स्टार्ट्स एज एन एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ एक किससे शुरू होती है बेटे, जो एक प्रयोग के रूप में शुरू होता है, soon turns into a habit, जल्द ही किस में बदल जाता है, हैबिट में, एंड लेटर हैबिट इनटू एडिक्शन। पहले क्या था, पहले ये शौक में शुरू होता है, फिर जल्दी ये आदत बन जाता है, और फिर आदत किस में, फिर वो किस में, एडिक्शन, लत में परिवर्तित हो जाती है। आगे कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज अनलाइक अदर ड्रग्स, ये बड़ा कठिन होता है कि धूम्रपान को छोड़ा जाए। इसका मतलब है धूम्रपान को छोड़ना काफ़ी कठिन साबित होता है। क्यों, क्योंकि अनलाइक अदर ड्रग्स, दूसरी ड्रग्स जो होती हैं उनके ऑपोजिट, क्रेविंग फॉर इट इज़ इमीडिएट, इसकी जो लालसा है, इसकी जो तलब है वो तुरंत होती है, बड़ी प्रभावी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो धूम्रपान है बेटे, इसे छोड़ना कठिन होता है, क्योंकि अन्य नशीले पदार्थों की तुलना में इसके प्रति तलब तुरंत होती है, उनमें धीरे धीरे होती है। उसमें तो आप एकदम से एडिक्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें तलब होती चली जाती है। निकोटिन इन सिगरेट्स ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन, जो इसके सिगरेट्स के अंदर, तंबाकू के अंदर जो निकोटिन होता है वो मस्तिष्क में संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। इन ब्रेन इट्स नॉन अवेलेबिलिटी कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ एजिटेशन, और ये अगर समय पे उपलब्ध नहीं होता, ठीक है, जब ये उपलब्ध नहीं होता तो बेचैनी जैसे लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर में। फिर कहता है बेटे, स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशनल एस्पेक्ट, और जो बेटा धूम्रपान है हमारा, इसका एक मजबूत सामाजिक संबंध भी होता है। ये क्या है, एसोसिएशनल, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशनल एस्पेक्ट को लेकर चलता है। कैसे, वो भी देखेंगे। पीपल स्मोक वाइल रीडिंग आफ्टर मील्स और विद ए कप ऑफ कॉफ़ी, लोग अक्सर कब धूम्रपान करते हैं बेटे, वो करते हैं पढ़ते समय, खाने के बाद,
कॉफ़ी के साथ सिगरेट पीते हैं, चाय के साथ सिगरेट पीते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ये लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है। 3 कंट्रीज वेयर द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप आर, इसमें इंडोनेशिया आया था, इंडिया आया था, चाइना आया था। ठीक है, ये 3 देश दिए गए थे, इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना। इंडिया, इंडोनेशिया एंड कनाडा। बेटे कनाडा तो गिवन नोवेयर इन द पैसेज। पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका नहीं, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। बेटे बांग्लादेश नहीं, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना, ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है बेटे, द नाउन फॉर्म ऑफ प्रिवेंटेबल इज। बेटे प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। रोकथाम करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? प्रिवेंट का प्रयोग करते हो। आपके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटेबल का मतलब है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ठीक है, एडजेक्टिव बन गया। तो इसने पूछा इसका नाउन प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड तो हमारी सेकंड या थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा या पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब ये एलिमिनेट हो गया। प्रिवेंटेटिव, ये भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, गलत हो गया। प्रिवेंट हमारा क्या है? वर्ब बना दिया। अब एक चीज देखिए बेटा, जो प्रिवेंटेटिव था ये प्रिवेंशन के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंट तो पूरी तरह से वर्ब हो गया। प्रिवेंटिवली ये एडवर्ब बन गया। अब ये हमारा क्लियर कट एडवर्ब है, ये हमारी वर्ब है, और प्रिवेंटेड हमारी वर्ब है और एडजेक्टिव है। हमारा क्या आ जाएगा? प्रिवेंटेटिव। प्रिवेंटेटिव का मतलब है प्रिवेंशन। इज इट क्लियर? प्रिवेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटे, जो आप क्या कहते हो, प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव भी बोल देते हैं, प्रिवेंटेटिव भी बोल देते हैं, प्रिवेंशन भी बोल देते हैं। कई बार आप क्या कहते हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट इज डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज इट कैन नॉट बी रेमेडीड। बेटे रेमेडी तो ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, रेमेडी तो हो जाएगा, कैन नॉट बी गलत हो गया, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज़ अ टफ जॉब। बेटे टफ भले ही है, नो डाउट। क्रेविंग फॉर अ सिगरेट इज इमीडिएट। बेटा ये आ जाएगा बजाय इसके। इट्स लस्ट डज नॉट स्पेयर वन, इसकी जो तलब है वो बख्शती नहीं है, गलत हो जाएगा। हमारा क्या आएगा? सी, क्योंकि ये इमीडिएट होती है और ये अपील जब उठती है तो उसकी बात की गई है। पैराग्राफ में क्या दिया गया था? क्रेविंग फॉर अ सिगरेट। निकोटिन ब्रिंग्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन द ब्रेन, वो ब्रेन के अंदर किस प्रकार के चेंजेस लेकर आते हैं। आपने क्या किया था? इससे हमारे अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उनकी बात की गई थी। ठीक है, इसकी तलब से क्या होगा? हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हमारे क्या करता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ब्रेन के अंदर, ये बात की गई थी। केमिकल चेंजेस, केमिकल गलत हो जाएगा। फिजिकल चेंजेस अवॉइड करेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल हो सकता है। एटमॉस्फेरिक बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये एज इट इज सेंटेंस आपको दिया गया है आपके पैराग्राफ के अंदर। इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपल डाई ड्यू टू फ्रॉड एक्टिविटीज़। बेटे फ्रॉड एक्टिविटीज़ की बात नहीं है। ड्यू टू स्मोकिंग, बेटे स्मोकिंग हो सकता है। स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या है? जो आपका भूखमरी है, भूखमरी की बात की गई है। मॉल न्यूट्रिशन होता है, जैसे कुपोषण होता है, तो भूखमरी की बात कहीं नहीं है। ड्यू टू एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं में गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? ड्यू टू स्मोकिंग, क्योंकि सारा पैराग्राफ किसके ऊपर था? धूम्रपान के ऊपर था। इसके इल इफेक्ट्स और इसके कैसे रेमेडी की बात की गई है, इनकी बात। नेक्स्ट कहता है बेटा, दिस इज डैश ईगल। ईगल हमारा एक नाउन है। अब नाउन आया है तो इसके साथ आर्टिकल आना चाहिए। अब बेटे ईगल में ए आ ई की साउंड आई, यानी वाउल साउंड आई है। वाउल साउंड आई है तो एन आ सकता है, नो आर्टिकल तो आ नहीं सकता, ए नहीं आ सकता। द का प्रयोग जब करते, जब स्पेसिफिकली इंडिकेट करते हुए बोला जाता, यहाँ इंडिकेशन भी नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? दिस इज एन ईगल। स्टे हेयर डैश लिटिल लॉन्गर। अब यहाँ पर भी आर्टिकल की बात की गई है। बेटे आप कई बार क्या कहते हो? थोड़ी देर और रुक जाइए। ठीक है, ये एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है, तो उस फ्रेज को क्या बोलेंगे? अ लिटिल लॉन्गर। अब यहाँ पर कैसी आवाज आई आपकी? यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आई है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजनात्मक ध्वनि, यानी क ख ग घड़ा की। जब क ख ग घड़ा की आवाज आती है तो हम क्या लगाते हैं?
ए का प्रयोग करते हैं, और जब ए आ ई की आवाज़ आती है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। द लिटिल लॉन्गर गलत हो जाएगा, नो आर्टिकल गलत हो गया, एन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, आ लिटिल लॉन्गर, ये बन जाएगा। डैश रिच शुड हेल्प डैश हेल्पलेस। बेटे डैश रिच, रिच हमारा क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है, और हेल्पलेस ये भी आपका एडजेक्टिव है। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, पूरी क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, पूरी की पूरी श्रेणी की बात करते हैं बेटा, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए। ठीक है, द रिच का मतलब है अमीर लोग, द पुअर मतलब सारे गरीब, द ब्रेव मतलब सारे बहादुर, द वाइज मतलब बुद्धिमान लोग, द ब्लाइंड मतलब सारे अंधे, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। तो बेटे यहाँ पर भी द आएगा, वहाँ पर भी द आएगा, नो आर्टिकल्स तो एलिमिनेट हो गया, ए और द आ नहीं सकता, द और ए आ नहीं सकता, ये नहीं होता तो हम इसकी तरफ चलते, लेकिन हमें ये दिया गया है, हम क्या लगाएंगे, द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग, ऐसी सेंटेंसेस का प्रयोग आपके वॉइस के टॉपिक में दिया जाता है। वॉइस के टॉपिक में क्यों दिया जाता है उसका कारण समझो बेटे। आपको दिया जाता है द रिच हेल्प द पुअर, ऐसे लिख कर दे देगा और कहेगा इसका वॉइस चेंज करो। अब बच्चे जब द पुअर पहले लिखते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हेल्प वर्ब जो था वो प्लूरल था द रिच के कारण। वैसे ही अब द पुअर आ गया तो ये भी प्लूरल है, वो आर लगाने की बजाय इज लगा देते हैं और वहीं पे वो फंस गए। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं बेटा, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा हमारा सब्जेक्ट है, अपने ऑर्डर में दिया गया है, स्कूल गलत हो गया, मिस्टर शर्मा टीचेज यानी क्यू से शुरू हो जाएगा हमारा, क्यू से हमारे दो शुरू हुए, दो एलिमिनेट हो गए। मिस्टर शर्मा टीचेज क्या, इंग्लिश, क्यू के बाद आर आ जाएगा बेटे, क्यू के बाद आर यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब हमारा पलड़ा किसकी तरफ है, ए ऑप्शन की तरफ है। मिस्टर शर्मा टीचेज इंग्लिश इन स्कूल, ये बन जाएगा क्यू आर और उसके बाद एस और पी, हमारा ए आ गया। फिर इसने बेटे चारों को अलग अलग कर रखा है, आर 50 रूम्स इन माई स्कूल देयर। अब यहाँ पर आप डम्मी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो, डम्मी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो तो देयर को पहले उठाना पड़ेगा, तो देयर हमारा शुरू में आएगा तो एस से शुरू होगा, एस से हमारे पास दो दे रखे हैं, देयर के बाद आर आ जाएगा क्योंकि पीछे 50 रूम्स है, ये डम्मी सब्जेक्ट था, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट वो है कहाँ, इन माई स्कूल, क्यू आर एंड में आएगा, क्यू आर कहाँ आया, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, 7th क्लास शी इन रीड्स हु। जब हम इन्हें अटेम्प्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखा जाता है, किसमें, आपके वर्ड ऑर्डर के टॉपिक में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये होता है। आपके ज़्यादातर एडवर्बियल फ्रेजेस पीछे लगाए जाते हैं, मुख्य रूप से एमपीटी वाले, मैनर, प्लेस और टाइम वाले। अब यहाँ पर हु का जवाब किसने दिया, शी ने, शी को उठा लेंगे, शी ये आ गया, रीड्स वर्ब आ गया, यानी क्यू और एस इकट्ठा देखो कहाँ पर आया, एक में ही है, डी, यानी 16th के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। पिछले में भी हमारा क्या था, पिछले में भी हमारा डी आया हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज। इसमें एरर बताना है। जब कभी भी एरर्स की बात की जाती है तो हमारी पहले भी पूरी तरह से चर्चा हुई है। हमने क्या कहा था कि एक एक चीज़ के टुकड़े कर करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन, ही हमारा सब्जेक्ट है, नोटिस्ड बिल्कुल ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म है, चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन। अब ये जो नोटिस वर्ब आई, इसके बाद यहाँ पर ये आया है बेटे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसका मतलब ये नोटिस क्या बन गया, जब कभी भी आपकी परसेप्टिव वर्ब आ जाती है, परसेप्टिव वर्ब का मतलब होता है जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड है, इंद्रिय जनित ज्ञान से संबंधित है, फील, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, ठीक है, इस प्रकार की वर्ब्स आ जाती हैं। इनके बाद एक्टिव वॉइस है तो बेयर, इन्फिनिटिव या जेरेंड आएगा,
और अगर पैसिव वॉइस है तो टू इन्फिनेटिव या जेरेंड आएगा। इसका मतलब हमारा एरर कहाँ पर आया, यहाँ पर या तो टू को काट दो या फिर क्या कर दो टॉक या फिर कर दो टॉकिंग, या तो टॉकिंग लगाइए या केवल टॉक लगाइए। टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरर बना टू टॉक टुगेदर, यानी ए के अंदर, वहां ये बी पोजीशन पे था, यहां ये ए में दे रखा है, या तो टॉक या फिर क्या कर देंगे टॉकिंग, ये बन जाएगा। वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। पहली बात, वर्क हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका सब्जेक्ट कौन है बेटे, यू, यानी सेंटेंस का टाइप कौन सा बना, अगर ये शुरू किया गया है तो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस से शुरू किया गया है। वर्क के बाद एज आया, अब यहां पर क्विक आया, ये क्विक किसके लिए चाहिए, वर्ब के लिए, वर्ब आया तो ये एडवर्ब होना चाहिए। क्विक हमारा क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब यहां ly लगना चाहिए। एज क्विकली एज यू कैन, एज हमारा क्या बन गया, एडवर्ब, वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को, तो हमारा एरर यहां आ गया। एज कंजंक्शन, यू कैन, यू सब्जेक्ट है, कैन मॉडल आ गया। आगे की चीजें अंडरस्टूड हैं, यानी वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं, बट फिर से कंजंक्शन है। एज केयरफुली एज पॉसिबल, केयरफुली किसके लिए आया बेटा, केयरफुली फिर से हमारा वर्क के लिए आया। एज एडवर्ब, केयरफुली एडवर्ब, एज फिर से आ गया। ठीक है, पॉसिबल संभावना को बता रहे हैं। व्हेन हमारा सब कंजंक्शन आ गया। यू फिर से हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ हमने टेक लगाया। द टेस्ट ऑब्जेक्ट है किसका, टेक का। अब बच्चे क्या करते हैं, टेक की जगह कई बार गिव कर देते हैं। जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट इम्तिहान देने के लिए जाता है तो वो अपने लिए क्या लगाता है बेटा, टेक। टीचर क्या करता है, गिव, और स्टूडेंट क्या करता है, टेक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमें हर चीज़ को जांचना है, समझना है। क्लियर हो गया, उसके बाद देखेंगे बेटा द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब द मिनिस्टर्स स्पीच, द किसके लिए आया बेटा, स्पीच के लिए। स्पीच हमारा नाउन है, ये आर्टिकल बन गया, डिटरमिनर बन गया, और मिनिस्टर्स पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। मंत्री का भाषण पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया, वट का जवाब दे रहा है। पब्लिश्ड, मिनिस्टर के स्पीच ने पब्लिश किया, किस चीज को पब्लिश किया, इसका मतलब मिनिस्टर के स्पीच ने पब्लिश नहीं किया, मिनिस्टर साहब का, मंत्री साहब का स्पीच क्या था, पब्लिश किया गया। इसका मतलब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत है। पैसिव वॉइस की जरूरत है, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, बी का रूप लगाना पड़ेगा। स्पीच एक वचन है तो क्या आ जाएगा, वॉज। इज इट क्लियर, तो आ जाएगा द मिनिस्टर स्पीच वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब मिनिस्टर्स स्पीच हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। पब्लिश्ड, इससे पहले क्या लग जाएगा, वॉज, एरर कहां पर आ गया, बी के अंदर आ गया। इज इट क्लियर बेटा, अगर यहां पर किसकी बात की जाती, किसी एडिटर आदि की बात की जाती, तो वहां पर लिखते उसने पब्लिश किया मंत्री साहब का स्पीच, तो ये ठीक हो जाता। आगे कहता है बेटे मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून। मोस्ट किसके लिए आया, मोस्ट क्या बन गया बेटा, अधिकतम। यहां पर ये एक नाउन की तरह यूज किया, प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। हम में से अधिकतर खाते हैं, ईट, ईट हमारा क्या था। अब ये मोस्ट ऑफ अस आया तो ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें से ये एक्चुअल में तो ये है अधिकतर, ये वैसे तो मॉडिफायर है अस का, ठीक है, लेकिन हम मोस्ट का प्रयोग यहां पर अंडरस्टूड वाली सेंस में कर देते हैं। क्या, एडजेक्टिव होते हुए, ये क्वालिफाई करते हुए क्या करता है, पिछले वाले को महत्व नहीं देता, उनमें से अधिकतर की बात करता है। ठीक है, और वैसे ये क्या था हमारा, एडजेक्टिव। ईट प्लूरल वर्ब आई क्योंकि इसमें काउंटेबल है, ये प्लूरल है। ईट बिल्कुल ठीक है। डैश अ स्पून, अब अ स्पून, स्पून को तो खा नहीं सकते, चम्मच से खाते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी चीज का प्रयोग टूल के रूप में, वेपन के रूप में करते हो तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, विद। तो यहां पर विद भिड़ते ही पहला ही आ गया हमारा, आगे कहने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं बची। माई ग्रैंडफादर विल कम हेयर डैश अ वीक। बेटा इन अ वीक, बिफोर अ वीक, आफ्टर अ वीक, विद इन अ वीक, कुछ भी हो सकता है।
देखते हैं विद तो आ नहीं सकता। विद का प्रयोग तो जब करेंगे ना जब किसी चीज का प्रयोग हम टूल या वेपन के रूप में करते हैं उसके साथ, या फिर किसी की कंपनी में कहीं जाते हो, आई गो टू कॉलेज विद माई ब्रदर, यहां कर सकते हो। विद इन अ वीक हो सकता है बेटे, बिफोर अ वीक हो सकता है बेटे, एट अ वीक गलत हो गया। अब यहां पर माई ग्रैंडफादर विल कम हियर, वो आएंगे, क्या आ जाएगा, विद इन अ वीक। नंबर 1 पे इसको लेंगे, नंबर 2 पे इसको लेंगे। ठीक है, एक सप्ताह के पहले थोड़ा सा अटपटा लगता है। इन का मतलब था कि वो पूरा होने तक, और विद इन का मतलब है उसके अंदर अंदर आ चुके होंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, विद इन आ जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर, अब 1 साल में रिटायर हो जाएंगे वो अपनी सर्विस से। ठीक है, इसमें भी वैसी ही बात आई है। इन आ ईयर बेटे हो सकता है, ऑफ एलिमिनेट हो जाएगा, ऑन बिल्कुल गलत हो गया। बाय अ ईयर का प्रयोग जब करते, जैसे लेटेस्ट बाय दैट पीरियड, बाय कमिंग मंडे, उस सेंस में, तो ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा, इन अ ईयर, ये बन जाएगा। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, कई बार आर्टिकल्स जैसे आपके यहां दिए गए हैं, एक होता है EAR, इसको बोलते हैं ईयर, इससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं एन। एक होता है YEAR, यहां पर ये एक तरीके से ये के ई की मात्रा होती है, तो ये क ख ग घड़ा में आया, इससे पहले क्या लगेगा, ए का प्रयोग करेंगे, अ ईयर। ठीक है बेटा, वेल नहीं, आप इस चीज को देखो ना, इसको बोल कर देखो एक बार। जब आप इसको बोल कर देख रहे हो तभी तो पता चलेगा। ईयर तो ये वाला था, ये है ईयर। आप यस बोलते हो या एस बोलते हो, सोच कर देखिए, गलत हो जाएगा। फिर कहता है बेटे, सिनोनिम ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, जो फ्रेंडली होता है, जो सोशल होता है, एमिकेबल होता है, एग्रीएबल है, प्लेजेंट है, ठीक है, इजी टू लाइक है, उसको क्या कहते हैं, एमिएबल। आप लोगों के सिनोनिम्स करवाए गए थे, उनमें ये आया हुआ था। अब यहाँ देखते हैं, पहला आया स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जो बहुत ही सख्त मिजाज होता है। ठीक है, दैट मस्ट बी ओबेड एग्जैक्टली, वहाँ पर स्ट्रिक्ट का प्रयोग करते हैं। डिमांडिंग दैट रूल्स, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रिक्ट का प्रयोग करते हैं। ये एलिमिनेट हो गया। फ्रेंडली हो सकता है। अलूफ, रिमेन अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है, अलग थलग सा। कई बार आप क्या कहते हो, वो अपने ढाई चावल अलग पकाता है, ही रिमेन्स अलूफ। ठीक है, जो डिस्टेंट है, रिमोट है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अलूफ का प्रयोग करते हैं। नो फ्रेंडली और इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, दैट इज ऑल्सो नोन एज अलूफ। अलग थलग के लिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, गलत हो जाएगा। अनरीजनेबल, बेटे रीजनेबल मतलब क्या था, रीजनेबल का मतलब है जो पूरी तरह से सही है, जो फेयर है। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नॉट फेयर या अनफेयर। एक्सपेक्टिंग टू मच, वो क्या है, अनरीजनेबल। आप कहते हो ये चीज़ यहाँ पर रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध है, यानी इसका प्राइस सही है, रेलिवेंट है एक तरीके से। अनरीजनेबल क्या था, जो अनफेयर आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, फ्रेंडली, प्लेजेंट, एमिकेबल, इजी टू लाइक। एंटोनिम ऑफ एग्नी। आप लोगों का जो न्यूज़पेपर होता है बेटे, उसके अंदर एक कॉलम आता है पाठक की समस्याएं। वो पाठक की समस्याओं के अंदर आपका जो समाधान देने वाला होता है, इसको कहते हैं एग्नी कॉलम। एग्नी कॉलम का मतलब था जिसमें पाठक की समस्याएं हैं, और जो इनका समाधान करता है उसे क्या कहते हो, एग्नी अंकल या एग्नी आंट। तो एग्नी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन, उसको क्या कहते हैं, एग्नी बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन है बेटे, आपका मानसिक हो सकता है, आपका शारीरिक हो सकता है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मर्थफुलनेस, हैप्पीनेस, रिजॉइस, फेस्टिविटी, ये हो जाएंगे। अब इसने पूछा भी क्या है आपका एंटोनिम, हैप्पीनेस, बेटे यही हो सकता है। इंटरेस्टिंग, बेटे जो अनइंटरेस्टिंग है, अरुचि वाला है, जो एक तरह से अपैथेटिक किस्म का है, उदासीन है, डल है, बोरिंग है, वहाँ इंटरेस्टिंग के बारे में सोचते, ये गलत हो जाएगा। लाइकिंग क्या है, लाइकिंग तो पसंद करने वाली सेंस में आ जाएगा। ठीक है,
दूसरा, आपकी इच्छा को के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कई बार लाइकिंग का प्रयोग करते हैं। फॉन्डनेस को दिखाने की बात की जाती है, जब आपका लगाव है किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। द फीलिंग दैट यू लाइक समबडी और समथिंग वेरी मच, द इंजॉयमेंट ऑफ समथिंग इज नोन एज लाइकिंग। जैसे आप क्या कहते हो? आप कई बार कहते हो शी हैड टेकन अ लाइकिंग टू हिम ऑन देयर फर्स्ट मीटिंग। पहली मुलाकात में उसके मन में चाहत पैदा हो गई थी, ठीक है। ही हैड अ लाइकिंग फॉर फास्ट कार्स, तेज गाड़ियों के लिए उसके मन में क्या है? एक रुचि है। उस फॉन्डनेस को क्या कहते हैं बेटे? लाइकिंग। गलत हो जाएगा ये। पेन, ये तो सिनोनिम में आ जाएगा, गलत हो गया। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम, हैप्पीनेस। एंटोनिम ऑफ कीन, कीन कौन सा होता है बेटे? कीन होता है जो क्यूरियस किस्म का होता है, जो ईगर होता है, ठीक है। ईगर है, क्यूरियस है, उसको हम क्या कहते हैं? कीन कहते हैं। आपने देखा होगा, ही हैज़ कीन इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, उसकी तीव्र रुचि है, गहरी रुचि है। उस जिज्ञासा को बताने के लिए कीन का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कीन ऑब्जर्वर, किसी चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति जो होता है, जैसे अपने स्पाइज या डिटेक्टिव्स होते हैं या कॉनोसियर्स होते हैं, यानी कला पारखी होते हैं, वे कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, हर चीज़ की परख करते हैं। तो कीन का प्रयोग किस में किया जाता है? ईगरनेस को शो करने के लिए। जब किसी एक्टिविटी के प्रति आपके अंदर एंथ्यूजियाज्म, फर्वर, जेस्ट वाले भाव आ जाते हैं, वहाँ पर भी कीननेस का प्रयोग किया जाता है बेटा। लाइकिंग समबडी और समथिंग, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमें एंटोनिम चाहिए है। अनइंटरेस्टेड, बेटे अनइंटरेस्टेड में तो क्या आ जाएगा आपका? जब रुचि ना हो, नॉट इंटरेस्टेड वाली सेंस में। मिस्टर एक्स वाई जेड इज अनइंटरेस्टेड इन दैट एक्टिविटी, नॉट वांटिंग टू नो अबाउट समबडी और समथिंग, जानना ही नहीं चाहता उसके बारे में। ही वॉज टोटली अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है बेटा। ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एंटोनिम चाहिए था हमें, कीन तो क्या, ओ सॉरी, एंटोनिम चाहिए है अनइंटरेस्टेड हो सकता है हमारा। सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील होना। एक होता है सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो समझदार है, जैसे आप सब हैं, यू आर सेंसिबल पीपल, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। एक होता है सेंसिटिव, जैसे हिज बॉडी इज सेंसिटिव टू डस्ट या डर्ट, उसके डर्ट से क्या है? सेंसिटिविटी के कारण क्या है? कुछ रैशेज आ जाते हैं। तो सेंसिटिव हमारा गलत हो जाएगा, मैं गलती से लगा गया था, एंटोनिम चाहिए था और मैं यहाँ इसको काट गया था। कीन का एंटोनिम हमारा अनइंटरेस्टेड बन सकता है। दूसरी बात, एक्यूट। एक तो जब कभी भी हम बात करते हैं एक्यूट की, जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आपका उसमें एक्यूट एंगल और आपका ऑब्ट्यूज एंगल आता है, 90 डिग्री से कम है और ज़्यादा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एक्यूट का प्रयोग करते हैं वेरी सीरियस और सीवियर, बहुत गंभीर वाली सेंस में, ठीक है। ये क्रॉनिक का एंटोनिम होता है एक्यूट। कीननेस को शो करने के लिए सिनोनिम वाली कैटेगरी में आता है, ये भी गया। फिर है बेटा बिलो नी, घुटने से नीचे। बेटा ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट आ गया। हमारा क्या आ जाएगा? अनइंटरेस्टेड आ जाएगा इसके अंदर। कीन रुचि को दिखाता है, अनइंटरेस्टेडनेस किसको दिखाती है? किसी चीज़ के प्रति एपैथेटिक एटीट्यूड को दिखाती है, उदासीन भाव को दिखाती है। तो बेटा ये था आपका ये 25 मार्क्स का पेपर। इसी प्रकार के कुछ सिंपल और कुछ कॉम्प्लेक्स पैसेजेस के साथ, वोकैब के साथ, क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, आगे मिलते हैं। आप अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों।